Okay, students, once again welcome for the new chapter number 7 जावा बेसिक्स। आज हम इस चैप्टर में समझेंगे जावा प्रोग्रामिंग। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अगेन, इससे पहले हमने जो समझा था वो कंसेप्ट थे। कंसेप्ट का मतलब जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझ रहे थे। इसमें हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे होती है। यस, मैं आपको यहाँ पहले कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा, फिर थोड़ा डिटेल में थियरी जाएंगे और फिर इसमें जो कंसेप्ट बताए हुए हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले जावा के बारे में जान लेते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में हमें दिया है तो डेफिनेटली हमें मार्क्स के लिए भी पढ़ाई करनी है। तो जैसे जावा में लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। यस, सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है जिसने ये जावा डेवलप किया था। राइट, ये स्पेशली बना था यूनिक्स वर्क स्टेशंस के लिए। C++ के बाद में जावा को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसलिए जो जावा के सिंटैक्सेस हैं, राइट, जावा में जो लिखने के तरीके हैं वो जनरली C और C++ से बहुत मैच करेंगे। जिन बच्चों ने पहले अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उनको लगेगा कि हाँ, ये एक और एनहांस्ड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है C और C++ का। तो इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे आगे क्या है। जावा लैंग्वेज के बारे में बताया है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय एट द सन माइक्रोसिस्टम। यस, सन माइक्रोसिस्टम लैब में 1991 में तैयार हुआ। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आइडियल लैंग्वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स वाया www। यस, पहले ये डेवलप की गया था कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे इसको प्रोसेस किया जाए, तो इंटरनेट के थ्रू इसको भेजा जाने लगा। राइट, तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही इजीली, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो C++ और C से इसको एडवांस करती है वो ये है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। जैसे C++ अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने इससे पहले C++ सीखा है तो C++ में क्या होता है कि अगर आप जो कोड C++ में लिख रहे हो और वो C++ आप यूज़ कर रहे हो अंडर विंडोज़ OS के अंदर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर C++ चल रहा है, अगर आप उसको जावा में लेके आओगे, यूनिक्स में लेके जाओगे या मैक OS में लेके जाओगे एप्पल के अंदर, तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर जो विंडोज़ के लिए बना है वही सेम कंपाइलर आपका यूनिक्स में या एप्पल के OS में काम नहीं करेगा। तो जावा में ऐसा नहीं है। यस, जावा में अगर आपने जो कोड लिखा विंडोज़ के अंदर, चाहे आप लिनक्स में लिख रहे हो चाहे आप एप्पल में लिख रहे हो, तो उसमें कोड में कोई चेंजेस करना नहीं पड़ता है। इसलिए इसको यहाँ कहा जाता है कि इट इज़ डिपेंडिंग नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्रामिंग की कोडिंग की जाएगी। तो यहाँ पे कैसे शुरुआत होगी वो भी देखते हैं। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लासेस, यानी इसके अंदर बहुत सारी पहले से ही क्लासेस, लाइब्रेरीज, राइट, डेटा टाइप्स पहले से ही अवेलेबल है, हमें उनको क्रिएट नहीं करना है, मैक्सिमम चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं। हाँ, और बात बताऊँगा, जब तक ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत लगेगा लॉजिकल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बिल्कुल घबराए नहीं। मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारे प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊँगा, और जितना हो सके अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मेरे इंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ये जावा प्रोग्रामिंग भी आपको अच्छी तरह से आएगी। मैं फिर बताता हूँ, ये थोड़ा बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और थोड़ा टेक्निकल भी है। इसमें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट है। राइट, तो क्या है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैट सोर्स एंड एट द बाइनरी लेवल। इसका मतलब क्या होता है, अब आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर से कुछ करवा रहे हैं। रिमेंबर, कंप्यूटर जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के दो तरह के यूजर्स को दिमाग में रखना होता है। कंप्यूटर एक लोग जो यूज़ करते हैं, यानी यूज़र, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। एक कॉमन यूज़र कंप्यूटर को कैसे यूज़ करता है, जनरली उसका यूज़ करता है, उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करता है विदाउट हैविंग द नॉलेज, बिना नॉलेज के कि उसके अंदर उस प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसको बनाया कैसे गया है। राइट, उसको उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसको डेवलप कैसे किया गया है। रादर उसका सिर्फ ये काम होता है कि ये एप्लीकेशन क्या काम करता है, इसलिए उसका ऑपरेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलेगा वो, उनको क्या होगा कि मुझे एप्लीकेशन ऑपरेट करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंपल, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर या VLC प्लेयर आप यूज़ करते हो, सब लोग यूज़ करते हो, तो आपको पता है कि उसमें क्या काम होता है। उसके अंदर ये होता है कि MP3 हो, MP4 हो, यानी म्यूज़िक हो या वीडियो हो, अगर आप प्ले करना चाहते हो तो वो प्ले हो जाता है। लेकिन
ये बोला जाए कि ये डेवलप कैसे हुआ, इसको क्रिएट कैसे किया, तो आप क्या बोलोगे, सर दैट इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट, हमको ये पसंद ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको नहीं पता है, वाई शुड बॉदर, हमको यूज़ करने आता है। तो ये यूज़र एक ऑपरेटर हुआ। दूसरा यूज़र जो VLC मीडिया प्लेयर डेवलप कर रहा है या कोई कैलकुलेटर डेवलप कर रहा है जो आप यूज़ करते हो, राइट, वो भी एक यूज़र है जो एक तरह से क्या कर रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि भाई ये एप्लीकेशन डेवलप करो। और वो डेवलप करता है किसको ध्यान में रखते हुए, एंड यूज़र को ध्यान में रखते हुए उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जब दी जाती है, रिमेंबर कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो बाइनरी है। अब कंप्यूटर को बाइनरी आती है और हमें बाइनरी नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग बीच में मीडिएटर को अपॉइंट करते हैं। जैसे समझ लो कि आप ऐसे बात कर रहे हो कि आप ऐसे एक इंसान से बात कर रहे हो जिसको आपकी भाषा नहीं आती है और आपको उसकी भाषा नहीं आती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको हिंदी अच्छी बहुत आती है, राइट, और अगर आप किसी ऐसे अननोन बंदे से बात कर रहे हो जिसमें हम कह सकते हैं जापानीज़ है, चाइनीज़ है, अगर आपको उनके कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बोलोगे हिंदी और वो समझता नहीं है हिंदी, वो बोलेगा जापानीज़, आप समझते नहीं हो जापानीज़। तो क्या करोगे, आप बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करोगे जो आपकी भाषा, आपकी हिंदी को कन्वर्ट करेगा जापानीज़ में, और वो जापानीज़ वाले को आप बताएगा कि आप उसको कहना क्या चाहते हो। अकॉर्डिंगली जो जापानीज़ वाला आंसर देगा उसको कन्वर्ट करेगा, राइट, वो आपको बताएगा कि जापानीज़ वाले ने इंस्ट्रक्शन आपके सुन ली और उसके सामने ये सब रिप्लाई किया है। तो जावा भी हमारा यहाँ पे मीडिएटर है। तो अब ये है ऐसा कि हम उस मीडिएटर को क्या कहते हैं, मीडिएटर को बोलते हैं भाई तू मेरी भाषा में ट्रांसलेट कर। तो मीडिएटर क्या कहता है कि नहीं भाई देखो, आई डोंट नो योर लैंग्वेज एंड आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो वो बोलेगा मुझे हिंदी नहीं आती, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जापानी सीखो या मेरी भाषा सीखो। मेरी भाषा जापानीज़ से सीख ईजी है। जापानीज़ का मैं यहाँ रेकमेंड कर रहा हूँ कि लाइक अ बाइनरी लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ये जापानीज़ की जगह कहा जाए कि भाई ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जापानीज़ आप मेरी भाषा सीखो, जैसे मेरी भाषा बहुत इंग्लिश के क्लोज है, तो आप बोलोगे हाँ इंग्लिश तो मुझे आती है। तो इंग्लिश के क्लोज है मतलब इट इज़ नॉट इंग्लिश बट इट इज़ क्लोज टू इंग्लिश। तो जावा भी ऐसा ही है, जावा इज़ नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज बट इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर सेट हैं वो सारे के सारे इंग्लिश हैं। इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं कि हम जावा सीखेंगे और जावा में इंस्ट्रक्शन देंगे। जावा इज़ नॉट इंग्लिश, अगेन आई एम सेइंग जावा इज़ created from English, is using the English terminology, using the English alphabet character set, using the English numericals, using the English all the punctuations, all the things। ये आगे हम बढ़ेंगे समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जावा सीखेंगे और जावा के रूल के हिसाब से, रिमेंबर कंपाइलर यानी मीडिएटर, जो बीच में मीडिएटर अपॉइंट किया उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाइलर बोलेंगे। जावा एक कंपाइलेशन का काम करता है। कंपाइलेशन का काम मतलब ये होता है कि हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो जावा में होगी, और जावा की इंस्ट्रक्शन का काम ये हो, उसको इंस्ट्रक्शन का काम ये होगा, वो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो जावा क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल दिया है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सोर्स कोड। यस, दिस इज माई सोर्स, जो जावा में लिखा होगा, इसका एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। फिर मैं इसको जावा को दूंगा, भाई लो भाई ये मैंने इंस्ट्रक्शन बनाए हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन मशीन को दो, राइट। मशीन मतलब यहाँ कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। तो जावा क्या करेगा, इस कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइल करते समय चेक करेगा कि सारे इंस्ट्रक्शंस करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ जावा सब कुछ ओके है कि नहीं। अगर कहीं जावा के रूल को वायलेट हो रहा है तो वो जावा वापस कंपाइलर हमें एरर देगा कि बोलेगा भाई हाँ ये समथिंग यू हैव रिटन विच इज़ नॉट एज पर द जावा, और वो उस समय हमें एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो करने के बाद हमें उस एरर को समझ के उसको करेक्ट करना है जावा के हिसाब से, और जैसे ही करेक्ट कर लेंगे जावा उसको दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करेगा। सब कुछ ओके है, अगर एरर फ्री है तो जावा क्या करेगा, उसका बाइट कोड बनाएगा। रिमेंबर बाइट कोड एक टेक्निकल टर्म है, बाइट कोड आप याद रखिएगा, एक टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, जावा सोर्स जो है, जावा सोर्स की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। हम इसको फाइल को क्रिएट करेंगे डॉट जावा से एक्सटेंड करके एक्सटेंशन के साथ में क्रिएट करेंगे। फिर कंपाइलर को देंगे जावा सी कंपाइलर कमांड यूज़ करके, और बाइट कोड बनेगी सेम टू सेम नेम की डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ। रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, राइट। ये MCQ में आ सकता है कि जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या है, तो याद रखिएगा डॉट जावा, और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है तो डॉट क्लास उसका एक्सटेंशन बनेगा। और वो जो डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल बनेगी, राइट, वो एक तरह से JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन के लिए मशीन में स्टोर होगी, और उसके हिसाब से इंटरप्रेटर के लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, तो जो भी उसको ऑपरेटर यूज़, जो भी OS यूज़ किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली बाइट कोड उससे कम्युनिकेट करेगा।
सब कुछ ओके होगा तो मशीन राइट उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्ड करेगी और हमारा आउटपुट आएगा। यस डेफिनेटली मैं इसका प्रोग्राम का आउटपुट भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएटिंग अ सिंपल जावा एप्लीकेशन। रिमेंबर यहाँ पे जावा एप्लीकेशन का मतलब एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बनाने की बात की गई है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता क्या है। कोई भी काम, रिमेंबर कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो जनरली हम करते हैं तो उसको हम जनरली बार बार रिपीट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो हम काम बार बार कर रहे हैं, व्हाई नॉट शुड आई मेक वन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि क्रिएटिंग जावा सिंपल एप्लीकेशन जो कॉल कॉस्ट रिकमेंड करेगा। रिमेंबर कॉल कॉस्ट के लिए यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि ये एप्लीकेशन क्या है। सपोज आप मोबाइल कॉल कर रहे हो, मोबाइल से अपने कॉल कर रहे हो किसी को, तो जब आप मोबाइल से कॉल करते हो तो आप किसी से बात करते हो। जब बात करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आता है। रिमेंबर ड्यूरेशन का मतलब कितने सेकंड बात किया आपने, कितने मिनट्स बात किए। तो अब आप सोचिए कि आप एज एन इंडिविजुअल सोचेंगे तो यहाँ पे अगर मैं अपनी अकेले की बात करूँ तो भाई मैं कुछ सेकंड बात कर रहा हूँ, कुछ मिनट बात कर रहा हूँ। तो मेरा प्रीपेड मोबाइल है, तो प्रीपेड मोबाइल होने के बावजूद क्या होगा, तो इसमें ऐसा होगा कि मेरा प्रीपेड मोबाइल है और मेरे में कुछ बैलेंस पड़ा है और मैंने कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक बात की, तो वो सेकंड्स का कैलकुलेशन होना चाहिए मेरे प्लान के हिसाब से कि मेरे प्लान है अकॉर्डिंग टू पर सेकंड 1 पैसा। सो मैंने अगर 100 सेकंड बात की तो 100 पैसा मेरा बैलेंस रिड्यूस होना चाहिए। अगर मेरा बैलेंस 80 रुपया है, 100 सेकंड का मतलब 1 रुपया होता है, तो मेरा बैलेंस रिड्यूस होकर हो जाना चाहिए 79 रुपीज़। और जैसे ही मैं अपना कॉल डिस्कनेक्ट करूं और मेरे को एक SMS आना चाहिए कि लास्ट कॉल वॉस आपका 60 सेकंड का था और उस हिसाब से आपका 1 रुपया आपका डिडक्ट हुआ और उसको अभी 79 बैलेंस पड़ा है, ये बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ये प्रोग्राम जैसे किया जाएगा, उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को कैसे दिया जाएगा उसका हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखेंगे। रिमेंबर ये कंप्यूटर में आप जो प्रोग्राम लिखेंगे, राइट, मैं उसको फटाफट थोड़ा सा लिख देता हूँ और आप देखेंगे। फिर इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्काइट करके एक एप्लीकेशन रन करेंगे। यस, स्काइट एक एप्लीकेशन है जो आपको रन करनी होगी। दिस इज़ व्हाट द स्काइट। ये मैंने छोटा सा एक कोड लिखा है जिसमें अभी मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है कि जिसमें एरर आएगा, राइट। ये आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूँगा क्या है, कैसे है, राइट। स्काइट कैसे इंस्टॉल होता है इसका मैं पाथ जो है इसमें अपने आप लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जावा इसमें अभी एरर दे रहा है जैसे मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे जावा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जावा कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है। अगर आपने HTML सीखा था, याद है आपको चैप्टर 1, 2, 3 पहले अच्छी तरह से जो करवाया था, उसमें हमने एक HTML के सिंटेक्स फॉलो किए थे। जैसे हम पहले लिखते थे HTML, उसके बाद में लिखते थे हेड, उसके बाद में लिखते थे टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज करते थे, फिर हेड को क्लोज करते थे, फिर बॉडी को ओपन करते थे, राइट। उसके बाद बॉडी को क्लोज करते थे और फिर उसके बाद HTML को क्लोज करते थे। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर था, ये HTML का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है जावा का। कंपलसरी ये जो चीज़ें लिखी हैं सभी में, अभी आपको अभी इनिशियली जानना है कि सभी में ये चीज़ लिखनी है, मतलब लिखनी है। पब्लिक क्लास के आगे ये वाला नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये नाम आप जो भी नाम दोगे, जैसे अभी मैं यहाँ कॉल कॉस्ट करके नाम दूंगा और जब मैं इसको नाम दूंगा ये, उसके बाद में ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS कंपलसरी मान लो कि ये सभी प्रोग्राम्स में मुझे लिखना है, मतलब लिखना है। आप सबको ये प्रोग्राम ऐसे लिखना है, ये स्ट्रक्चर है। फिर जब आप इसको सेव करोगे तो ये जो नाम दिया है उसी नाम से .java करके आगे लिखोगे, वही नाम। जैसे इवन केस सेंसिटिव भी, रिमेंबर अगर आपने स्मॉल c लिखा है तो स्मॉल, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, बिल्कुल वैसे ही करके ही .java एक्सटेंशन लगा के आप उसको सेव करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो ये एक तरह से आपने जावा का स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब इसमें करना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ प्रिंट कराना है, system.out.println, यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या किया है, जावा के रूल के हिसाब से ये पूरा कमांड बनाया है। और फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को क्या बोला कि जावा को क्या बोला, कंप्यूटर को बोलो कि भाई ये हेलो वर्ल्ड मेरे लिए स्क्रीन पे प्रिंट करे। और अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये नहीं चलेगा। देखिए मैंने कंपाइल कर रहा हूँ तो यहाँ एक एरर आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें जावा अभी सेटअप नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं अभी आपको जावा कैसे सेटअप करते हैं, राइट, वो भी दिखाऊंगा। किस तरह से आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक हुआ है, उसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इसी प्रोग्राम को चलाएंगे और आगे देखेंगे किस तरह से आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। तो जस्ट सी कैसे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। देखिए अब मैंने जावा का पाथ कॉन्फ़िगर कर दिया है और जो मेरे प्रोग्राम में पहले जो एरर आ रहा था, अब उसको दोबारा वही कोड है, इसको मैं दोबारा से यहाँ खाली जाऊँगा
टूल्स में जाके कंपाइल करूँगा। यहाँ पहले हमें एक एरर आ रहा था एग्जिट 1, अभी एग्जिट 0 आ रहा है। एग्जिट 0 का मतलब कोई एरर नहीं है। अगर इसको मैं अगर रन करूँगा नाउ सी, यहाँ टूल्स में जाके रन करता हूँ यानी गो, तो देखो ये हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड मेरे यहाँ जो लिखा हुआ यहाँ प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ अब ये क्या हुआ, एक तरह से मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया। ये 6 लाइन का जो मैंने सोर्स बनाया, इसका फाइल का नाम मैंने .java दिया। फिर इसको मैंने जब क्लास बनाने के लिए यानी इंस्ट्रक्शन दिया तो मैंने जावा सी कंपाइलर यूज़ किया। जब मैंने कंपाइलर यूज़ किया तो इसको मैंने बोला कि इस फाइल, ये सोर्स फाइल को कंपाइल करो, और कंपाइल करने के बाद में उसने एक डॉट क्लास करके फ़ाइल बना ली। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने इसको सेव किया था, यहाँ उस लोकेशन को ओपन करता हूँ, यहाँ डेमो और कॉल कॉस्ट मैंने 2 बनाए। ठीक है, अब ये जावा फाइल है। अगर मैं यहाँ लिखूँ स्टार डॉट क्लास फाइल, राइट, ये स्टार डॉट क्लास, तो ये डेमो डॉट क्लास देखिए ये क्या है, ये बाइट कोड फाइल बनी। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, राइट, अगर ओपन करता हूँ तो देखिए हम ये पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? ये है बाइट कोड जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं मशीन को, मशीन लैंग्वेज में, राइट। इस तरह से हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन इसी को रन करना है तो सिंपली इसी फाइल को मैंने क्या बोला कि इसको बोलते हैं दिस इज एप्लीकेशन कंटेंट। अब इसको पढ़ने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, तो मैंने ये एप्लीकेशन जनरेट की, एप्लीकेशन बनाई कि इसमें लिखा है कि सिंपली अब इसको प्रिंट करो। कब करेंगे? जब इसको गो प्रेस करेंगे। तो जितनी बार गो प्रेस करूंगा ये उतना रन होगा और उस हिसाब से आउटपुट आएगा। तो मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया, तो आओ चलो मैं आपको ये बताता हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बहुत क्या सिंपल किया, हम नेट पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे JDK। अब JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। अब ये 64 बिट है या 32 बिट है, ये आपके सिस्टम के हिसाब से है। तो जब आप माई कंप्यूटर के ऊपर जब आप उसको राइट क्लिक करोगे, रिमेंबर माई कंप्यूटर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जब प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ लिखा होता है आपका बिट कितना ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, 64 बिट का या 32 बिट का है। तो 64 बिट है तो 64 बिट के लिए करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, JDK डाउनलोड फॉर 64 बिट। तो मुझे पहला लिंक मिला, इस लिंक में यहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड करेंगे, राइट। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे JDK के, राइट। उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। डाउनलोड करके ये देखो फाइल रखा हुआ है, फिर इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। रिमेंबर, इतना ही नहीं, जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो ये इंस्टॉल कहाँ हो रहा है उस लोकेशन को याद रखना है कि मैंने इसको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर ये JDK मैंने डाला। अब इसके अंदर बिन, ये मेरा पाथ है, ये मेरा जो पाथ है पूरा का पूरा इस पाथ को कॉपी करना रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली कॉपी करना रहेगा। अभी भी आपका जावा चालू नहीं हुआ है। जब ये जावा रन कब होगा, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे। इतना कंप्लीट करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद इसको कॉपी करना रहेगा। कॉपी करने के बाद आपको फिर से माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में आना है। माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। यहाँ पे देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल है। रिमेंबर, यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल है, यहाँ पाथ करके वेरिएबल दिया है। इसमें मैं एडिट करूँगा और मैं यहाँ पे उस पेस्ट कर लूँगा जो मैंने अभी यहाँ से उसका जावा इंस्टॉलेशन का पाथ बिन फोल्डर वाला वो कॉपी किया है। सपोज मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं ये कुछ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास है ही नहीं। ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और अभी मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, मुझे वापस चालू करना पड़ेगा। जब मैं इसको वापस चालू करूँगा, राइट, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसमें फाइल ओपन करूँगा कॉल कॉस्ट की जो मैंने बनाई थी, राइट। इसको ओपन कर रहे हैं हम, यहाँ कॉल कॉस्ट ओपन कर रहे हैं, राइट। इसको मैं दोबारा कॉल कॉस्ट क्या वही डेमो ओपन कर लेता हूँ, डेमो वाली फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर दोबारा से बोलूँगा भाई इसको कंपाइल करो, ठीक है, नाउ कंपाइल करने का कोड दे दिया क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जावा सेटअप है इसलिए हो जाएगा। लेकिन आप अगर करोगे तो ये आप में होगा नहीं। तो क्या करने का है, कैसे करने का है, मैंने आपको बताया। सिस्टम सेटिंग में जाओ, एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ नया बनाओ पाथ, और पाथ में यहाँ पे आप वो वेरिएबल डाल दो क्योंकि मैंने यहाँ सिस्टम में नीचे भी पाथ डाल के रखा है। यहाँ भी एक पाथ करके फोल्डर होता है, लोकेशन होती है, वहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, जावा का पाथ यहाँ पे डाल के रखा है, इसलिए यहाँ मेरा फिर भी रन होगा अगर मैंने ऊपर से हटा दिया तो भी। तो ये मैंने सिस्टम वेरिएबल और ये यूज़र वेरिएबल फॉर PC, राइट, ये मैंने सिस्टम वेरिएबल में भी पाथ डाल के रखा है। आपको यहाँ पे न्यू से इन्वायरमेंट में जाओ, यहाँ न्यू करो, अगर पाथ नहीं है तो यहाँ पाथ नाम दे दो और यहाँ वो पाथ कॉपी करके पेस्ट कर दो। ओके कर दोगे तो आपका जावा ओके हो जाएगा। आप विंडो में रन में जाके विंडो की और R दबाइए, रन में लिखिए CMD। जैसे ही आप CMD लिखेंगे, राइट, इस तरह से आपका ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। अब आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं वो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे JAVAC, राइट, JAVAC, जावा सी। जैसे ही एंटर मारेंगे, राइट, सपोज मैं जावा सी की जगह जावा P लिख देता हूँ तो ये एक एरर देगा, राइट। ये कुछ जावा का कमांड लिख देता हूँ, जावा S, ठीक है। तो ये जावा S CLS कर देता हूँ। तो ये कमांड क्या दे रहा है, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड,
राइट। अब ये देखेंगे, अगर आप देखें जावा सी लिखेंगे तो ये पूरी लिस्ट देगा, जावा पी लिखेंगे तो ये पूरी लिस्ट देगा, राइट। ये पाथ सेटिंग करने के लिए होता है। तो जैसे अगर आप लिखते हो जावा सी, राइट, मैं यहाँ जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ जावा एस, तो अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ एरर आ रहा है जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में अभी जावा कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। जैसे ही आप जावा सी लिख के एंटर मारते हो और ऐसी लिस्ट आती है तो मतलब समझ लेना कि आपके सिस्टम में जावा कॉन्फ़िगर हो गया है, यानी आप जावा प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। अब उसके बाद आता है कि मैं ये स्काइट कहाँ से डाउनलोड करूँ। डेफिनेटली यहाँ लिखिए WSkite डाउनलोड, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा WSCIT ही डाउनलोड, राइट। स्काइट डाउनलोड करेंगे, ये इसकी साइट है, यहाँ चले जाओ, यहाँ से आपको स्काइट मिल जाएगा, दिस इज़ फ्री है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ सोर्स कोड नहीं डाउनलोड करना है, यहाँ आपका इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ये सोर्स कोड आपको समझ में नहीं आएगा, ये डेवलपर्स के लिए होता है, आपको ये डाउनलोड करना है या ये डाउनलोड करना है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। जैसे ही डाउनलोड करोगे, जैसे ही डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिर सिर्फ सिंपली इसको आपको अनजिप करना है, ये जिप फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको सी ड्राइव में जाके अनजिप कर लेना और इस तरह से ये आप स्काइट आ जाएगा। और इसको आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भेज सकते हो, सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो ये स्क्रीन पे आपके डेस्कटॉप पे ये आ जाएगा, आप उसको यहाँ से चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो डेस्कटॉप से, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए आ गया, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो स्काइट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ अभी जावा का कोडिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए अभी हम जो एप्लीकेशन समझेंगे उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। अब आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट पे। तो देखिए टेक्स्ट बुक में अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन के सेटिंग के बारे में। अब जहाँ आगे बढ़ते हैं कि ये इस पेज नंबर पे देखेंगे, नाउ ऑन दिस पेज, यहाँ पे चैप्टर के 3rd पेज पे ये पूरा कोड दिया हुआ है, राइट। ये कोड हम एज इट इज़ टाइप करेंगे। तो मैं फास्ट पहले टाइप कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि फिर एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ है। तो फटाफट पहले टाइप करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो आइए देखिए, मैंने पूरा का पूरा कोड जो है स्काइट में टाइप कर लिया है। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जैक्टली वही कोड मैंने पूरा यहाँ लिखा है। अब इस कोड को हम समझेंगे। अब इस कोड को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये एप्लीकेशन एक्चुअली करता क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन ये किसके काम आएगा, जो इस एप्लीकेशन का यूज़ करेगा। तो इसका मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ किस तरह से ये चीज़ें हम जनरली देख सकते हैं कि हम एक्सेल के से वाकिफ़ हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कॉल कॉस्ट कैलकुलेशन का एक मैंने शीट बनाया है। देखिए अभी कॉल कॉस्ट क्या होता है कि सबके एक मोबाइल में एक अमाउंट होता है ओपनिंग बैलेंस का, यानी मैं कॉल करने से पहले मेरे मोबाइल में इतना बैलेंस है, तो मैं कितना कॉल कितने सेकंड्स तक बात किया, अभी तक तो हमने बात नहीं किया है। और रेट पर सेकंड मेरा 1.02 पैसा 1.02 रुपीज़ है। यहाँ पे एक्चुअली बुक में 1.02 रुपीज़ दिया है, इसलिए मैंने ये रुपीज़ लिया है। इसको पैसा करना हो तो हम पैसा कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने यहाँ यूज़ किया है कि 1.02 रुपीज़ पर सेकंड इज़ अ चार्ज। तो कॉल कॉस्ट कितना होगा और रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा। अब आप समझिए कि अगर आप 1 सेकंड बात करते हो या 10 सेकंड या 1 मिनट बात करते हो तो कितना आएगा 1 रुपी 0.0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरा 37, यहाँ जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया यहाँ दिया है कि यहाँ देखेंगे कि 30 सेकंड ड्यूरेशन था, 37 सेकंड्स, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिखूंगा कि मैंने 37 सेकंड्स तक बात की तो कॉल की कितनी कॉस्ट होगी, तो ये आया 37.74 रुपीज़, ठीक है। अब 170 रुपीज़ में से 37.74 रुपीज़ माइनस हो जाएगा तो नेट बैलेंस आ जाएगा 132.26 रुपीज़। तो ये एप्लीकेशन हमने यहाँ खुद भी देखी, एक सिंपल दूसरे तरीके से मैंने एक्सेल में जनरेट की है। अब यही चीज़ हमें जावा में करनी है। रिमेंबर जावा एक अलग से कोडिंग डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम जो एक्सेल में कर रहे हैं या वही हमें जावा में करना है। जावा का पर्पस अलग होता है। मैं आपको सिंपल यहाँ एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया उस हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ रेट पर सेकंड जो गलत दिया है इस हिसाब से ही मैंने किया है। अदरवाइज ये पैसे से होता तो मैं इसकी फॉर्मूला चेंज कर देता, राइट। दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 100 पैसा। अगर 1 पैसा है तो अगर मैं 37 सेकंड करूँ तो मेरा बात कितना होगा, राइट। दिस वुड बी इतना ही, 37 सेकंड के लिए मेरे को 38 पैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि 1 पैसा पर सेकंड है। तो 1 पैसा पर ये हो जाएगा 1 पैसे पर सेकंड। तो मैं अगर 1 मिनट तक बात कर रहा हूँ तो मेरे को जो आएगा, राइट, वो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे, 1 रुपया हमको चार्ज लगेगा, ठीक है। 60 सेकंड के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर मेरा बैलेंस ये आ जाएगा। 75 सेकंड किया, 2 मिनट बात की
तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे अभी क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से बात करेगा, कोई 10 मिनट बात करता है, कोई 15 मिनट, कोई 80 मिनट, जैसा भी हो, तो उस हिसाब से ये उसके सेकंड्स कैलकुलेट होंगे और ये पैसे के हिसाब से इतना उसको चार्ज लगेगा, बाकी बैलेंस इतना रहेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है मैंने उस हिसाब से किया है, तो यहाँ पे अगर मैं 37 सेकंड बात करता हूँ तो ये इतना अमाउंट मेरे को लगेगा। रिमेंबर कैलकुलेशन है, डिपेंड करता है हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक पे। अब इसको समझते हैं कि मैंने यहाँ क्या किया और जावा के रूल के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले चीज़ ये देखेंगे क्या है, एक तरह से ये कमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है कि इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं। दिस क्लास इम्प्लीमेंट अ सिंपल प्रोग्राम दैट विल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फोन कॉल एंड अपडेट बैलेंस। रिमेंबर देखिए ये पूरा का पूरा सिंपल मैंने इंग्लिश में लिखा है और इसको मैंने वर्ड बोला कमेंट। कमेंट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर उस चीज़ को इग्नोर करेगा, जावा इसको इग्नोर करेगा। जावा जब ये लाइन को पढ़ेगा, जैसे ही स्लैश और स्टार देखेगा तो क्या समझेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो हमें प्रोग्रामर है अपने लिए लिख रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट नहीं करना है। यानी मीडिएटर इस लाइन को, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रीड नहीं करेगा। जी हाँ, ये कमेंट है, हम लोग हमारे लिए खुद के लिए लिखते हैं, खुद के पर्पस के लिए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे वो तो टेक्निकली प्रोग्रामिंग के लिए पहली सिंटैक्स है यही। यहाँ से पब्लिक क्लास शुरू हो रहा है, फिर मैंने क्लास का नाम दिया है कॉल कॉस्ट। जैसे मैंने कहा सिंटैक्स कंपलसरी है, राइट, तो ये सिंटैक्स है और ये सिंटैक्स के बीच में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिंटैक्स, ये सिंटैक्स कंपलसरी है, राइट, ये कंपलसरी है, तो मैंने लिखा है। फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो एरिया है, दिस एरिया इज़ माई विश लिस्ट। विश लिस्ट का मतलब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के जो कर्ली ब्रैकेट है इसके बीच में बताना है कि मैं इसमें करवाना क्या चाहता हूँ कंप्यूटर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ फिर से, यहाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आएगी, आप कंफ्यूज मत होना, आगे जाके मैं आपको डिटेल में क्लियर करूँगा। यहाँ मैंने डबल करके डेटा टाइप यूज़ किया है और मैंने यहाँ 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल आई होप आप समझते होंगे, नहीं भी समझते होंगे तो अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में हमको डिटेल डिस्कशन है। मैं अभी आपको पहले जावा के बेसिक्स को समझा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने बैलेंस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। रिमेंबर बैलेंस वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये चीज़ फिक्स नहीं हो सकती। हर कोई फ़ोन यूज़र अपने अपने फ़ोन के हिसाब से सबका अलग अलग बैलेंस होता है, लेकिन बैलेंस एक कॉमन चीज़ है, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लास विल रिमेन ऑलवेज सेम, लेकिन उसकी वैल्यू अलग होती है, इसलिए प्रॉपर्टी है ये, एक तरह से इस क्लास की प्रॉपर्टी है। बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। तो बैलेंस कितना है वो भी नहीं बताया हमने। यहाँ 4 वेरिएबल, हमको यहाँ 4 वेरिएबल चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो 2 नंबर कौन से होंगे, दैट 2 नंबर कैन बी एनीथिंग। हर कोई अपने हिसाब से 2 नंबर डिक्लेयर करेगा, यूज़ करेगा। कोई बोलेगा 10+2, कोई बोलेगा 50+5, कोई भी अलग अलग नंबर, तरह के नंबर ले सकता है, नंबर सेम नहीं होते। तो हर कोई अपने हिसाब से नंबर सोचता है, इसीलिए नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को हम बोलेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ भी बैलेंस, रेट, ड्यूरेशन, कॉस्ट, इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने बैलेंस को लिया है 170 रुपीज़। रेट का मतलब यहाँ देखो साइड में मैंने यहाँ पे और भी ऑब्जर्व की, जो ग्रीन कलर है ये भी कमेंट है, ये सेम थिंग है। यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है कि आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स हियर, और इन वेरिएबल का काम क्या है, ये भी कमेंट है। डबल स्लैश लगाया, इसको बोलते हैं लाइन कमेंट, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक कमेंट। और इसमें एक अंतर है, 3 तरह के कमेंट्स है। देखिए ये लाइन कमेंट है, ये ब्लॉक कमेंट है, और यहाँ 2 स्टार लगे हैं, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी बोलते हैं, राइट। अब देखेंगे कि यहाँ मैंने 4 वेरिएबल है, इनका काम क्या है। बैलेंस अमाउंट इन रुपीज़, कि ये बैलेंस जो है ये अमाउंट इन रुपीज़ के लिए है। रेट, ये कॉल रेट रुपीज़ पर सेकंड, राइट, कितना रेट होगा कॉल के लिए पर रुपी पर सेकंड कितना चार्ज होगा। ड्यूरेशन मतलब अगर हम कॉल करते तो उनकी ड्यूरेशन सबकी अलग अलग होती है, कोई कितने ड्यूरेशन के लिए बात करता है कोई। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ लास्ट कॉल, कॉस्ट मतलब मैंने कितनी देर बात की, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने डेमो दिखाया कि मैंने उसमें वैल्यू डाली। जैसे मैंने अब आपको यहाँ दिखाया कि 170 रुपीज़ बैलेंस है, 37 सेकंड बात किया, 1.02 रुपीज़ पर सेकंड का है, तो कॉस्ट क्या होगा 37.74, और नेट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये। तो यही प्रोग्राम यहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है बैलेंस इज इक्वल टू 170, रेट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 37। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे कंप्यूटेशन के लिए इनपुट वैल्यूज है। इनपुट वैल्यूज का मतलब जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन का मतलब इनपुट को मैं प्रोसेस करूंगा। प्रोसेस करने के लिए ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन फॉर्मूला लिखा है कि कॉस्ट कैसे प्रोसेस होगा। कॉस्ट इज इक्वल टू नथिंग बट ड्यूरेशन इनटू रेट। तो ड्यूरेशन क्या है 37, रेट क्या है 1.02। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये देखेंगे 37.74 आंसर आएगा, जैसे मैंने इनको यहाँ किया है। तब इनका आंसर आएगा तो बैलेंस भी कैलकुलेट करना है मुझे। तो अपडेट करने के लिए बैलेंस क्या करूँगा, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें से माइनस करूँगा इस कॉस्ट को,
ठीक है। तो जैसे यहाँ किया एग्जिस्टिंग बैलेंस है 170, उसमें से माइनस किया 37.74, तो बाकी आया 132.26, तो ये नेट बैलेंस मेरा बच जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे कुछ फंक्शंस, रिमेंबर अभी मैं फिर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ डबल कोट्स में मैं जो भी लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा। तो यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉल ड्यूरेशन, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा एज इट इज़, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये एक तरह से मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई इसको प्रिंट कराओ कॉल ड्यूरेशन। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब ये ड्यूरेशन मैंने यहाँ जो 37 लिखा है वो वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। यहाँ ध्यान दिए ये डबल कोट्स में यहाँ पे पिंक कलर में आ रहा है, और सेम थिंग ये फंक्शन है यहाँ ब्लैक कलर में आ रहा है। यहाँ कलर नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, कलर से हम पता कर पा रहे हैं। यहाँ देखो ये ब्लू कलर में है, ये ब्लू कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। कलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। इसका मतलब इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल ड्यूरेशन है, इसकी जो वैल्यू 37 है वो यहाँ प्रिंट होगी। फिर इसके आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, रिमेंबर प्रिंट और प्रिंट एलन में थोड़ा अंतर है, इसको मैं फिर आगे बताऊंगा क्या अंतर है। ये प्रिंट करेगा कॉल ड्यूरेशन 37 सेकेंड्स, राइट, ये एक लाइन में प्रिंट करेगा। इसके बाद में मैंने प्रिंट किया है बैलेंस। बैलेंस, अब यही चीज जो 3 लाइन में हमने लिखी इसको एक लाइन में लिखी है, बैलेंस प्रिंट करो प्लस, प्लस का मतलब ये है कि बैलेंस के आगे ये वाला जो बैलेंस है, ठीक है, ये वाली बैलेंस जो वैल्यू आएगी वो यहाँ प्रिंट करो। मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा, बैलेंस लिखूँ या क्लोजिंग बैलेंस लिखूँ, राइट, या नेट बैलेंस लिखूँ, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक कलर में देखिए क्या है, इसको हम जनरली बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। जावा में इसको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लिखा है, यानी कि दो कांस्टेंट के बीच में मैंने वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ। नेट बैलेंस इतना जो भी बैलेंस आएगा, तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि नेट बैलेंस 132.26 रुपीज़ यहाँ पे आंसर आना चाहिए। और फिर यहाँ एंड ऑफ मेन मैंने यहाँ कमेंट लिखा है, इसको इग्नोर किया जाएगा, और ये सिंटेक्स के हिसाब से सब कुछ ओके लिखा है। लेट अस चेक कि अब इसको पहले सेव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे, अच्छा आप देखिए यहाँ लाइन नंबर देखिए कुछ 20 लाइन्स का कोड है। यहाँ व्यू में जाके आप लाइन नंबर्स हाइड कर सकते हो, व्यू में जाके लाइन नंबर्स आप देख भी सकते हो, ठीक है। अब फाइल में जाके सबसे पहले आप क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करने से पहले इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, सेव करके इसको सेम टू सेम हमको फाइल नेम देना है। सेव करेंगे, यही नाम लिखेंगे, कॉल कॉस्ट डॉट जावा लिखेंगे, लगा के लिखेंगे डॉट जावा, फिर क्लिक करेंगे सेव, ठीक है, सेव कर देंगे। अब इसके बाद में आएंगे टूल्स में। अच्छा देखिए, मैं एक जानबूझ के यहाँ कुछ गलती करता हूँ, ये एक सेमीकोलन है, इसको मिटा देता हूँ। मैं टूल्स में जाता हूँ और मैं यहाँ कंपाइल का एक्सटेंशन कंपाइल करने को बोल रहा हूँ कंप्यूटर को, क्या बोल रहा हूँ, ये सोर्स में तुम्हें दे रहा हूँ, इस सोर्स को कन्वर्ट करो और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो, इसको प्रिंट करे और इसको प्रोसेस करे जो मैंने इसको बोला है कहा। तो एक्चुअली मैंने क्या है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको फॉलो करके मेरी स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाओ। तो अब मैं पहले इस कंप्यूटर को दूंगा भाई, लो इसको जावा को दूंगा भाई, इसको कंपाइल करो। जैसे ही कंपाइलेशन के लिए दूंगा, अगर एग्जिट कोड 0 आया तो सब कुछ ओके है, और अगर एग्जिट कोड 1 आया तो कुछ एरर होगा, जैसे मैंने कहा, राइट। जावा में अगर कुछ सिंटेक्स यहाँ जैसे एरर आएगा, अभी देख लेते हैं, कंपाइल का दिया, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो कुछ हाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ ऑप्शन टूल्स व्यू में जाऊँगा और यहाँ करूँगा रैप आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट रैप करने का ऑप्शन होगा। ऑप्शन में व्यू में जाके, क्योंकि आउटपुट नहीं दिख रहा है पूरा मुझे, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये रैप आउटपुट, राइट, ये है ऑप्शंस के अंदर रैप आउटपुट। तो यहाँ देख सकते हो क्या बोला है कि कॉल कॉस्ट डॉट जावा, अभी कंपाइलर हमें जवाब दे रहा है, जावा हमें जवाब दे रहा है कि आपकी जो फाइल है कॉल कॉस्ट जावा, इसमें लाइन नंबर 13, तो लाइन नंबर 13 यहाँ पे है, देखिए। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है डबल ड्यूरेशन के बाद में कॉल ड्यूरेशन इन सेकंड्स, यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या एरर है, सेमीकोलन का। देखो सेमीकोलन एक्सपेक्टेड इसमें, तो इसने मुझे एरर भी हेल्प किया कि भाई यहाँ पे आप ऐसी गलती कर रहे हो, तो मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। अब फिर मैं वापस इसको टूल्स में जाऊंगा और कंपाइलेशन बोलूँगा, अभी कंपाइल करो, मैंने एक्सपेक्टेशन जो आपने बोला था उसको लगा दिया है। अब दोबारा कंपाइल किया, देखो अभी क्या आया, एग्जिट कोड 0। इसका मतलब मेरी फाइल कंपाइल हो गई। कंपाइल होने का मतलब ये हुआ कि जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो यहाँ कॉल कॉस्ट डॉट क्लास भी फाइल बन गई। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टार डॉट क्लास करके ढूंढूंगा, तो यहाँ देखो कॉल कॉस्ट डॉट क्लास, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये इस तरह से देखेगा जो मैं पहले आपको दिखाया। ये फाइल मेरे काम की नहीं है, क्योंकि ये फाइल काम की है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। इसको पढ़ने के लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए, जो मैंने एप्लीकेशन बना दी। अब पहले क्या करूँगा, इसका आउटपुट जो है इसको क्लियर करूँगा, राइट। लेट मी क्लियर दिस आउटपुट। टूल्स में जाएंगे, यहाँ क्लियर आउटपुट करेंगे, शिफ्ट F5 की दबाएंगे, ये आउटपुट क्लियर हो जाएगा। व्यू में जाके अब इसको अगेन टूल्स में जाके गो करेंगे तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा। देखो कॉल ड्यूरेशन वॉज 37.0 सेकेंड्स, तो ये कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे आया,
और यहाँ से यहाँ प्रिंट हुआ। अब ये 37.0 का मतलब ये यहाँ से मैंने जो लिया है बैलेंस 37, तो ये 37.0 सेकंड्स, मतलब यहाँ मैं अगर स्पेस दूंगा तो यहाँ स्पेस आएगी, यहाँ स्पेस क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेस नहीं दिया है। फिर लिखा है नेट बैलेंस 132.26 रुपीज़, मैंने यहाँ नेट लिखा। अब नेट मिटा देता हूँ और यहाँ स्पेस दे देता हूँ। अब देखिए दोबारा से मैं इसको कंपाइल करूँगा। हाँ, दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, जब भी हम कोई चेंज करें दोबारा कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल हो गया आउटपुट, अब दोबारा से रन करेंगे, राइट, गो करेंगे। अब पहले वाले में देखो क्या था, यहाँ स्पेस नहीं थी, अब यहाँ स्पेस आ गई। पहले यहाँ नेट बैलेंस था, अब यहाँ बैलेंस आया। मैंने एक कोड ये लिखा और पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन कौन सी चीज़ क्या है, आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे तो कोई चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हम चीज़ों को समझेंगे। अब मैंने ये क्या किया था, ये मैंने किया था प्रोग्राम यूज़ करके स्काइट। अब ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट के हिसाब से। अब उसके हिसाब से करके दिखाता हूँ CMD में कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो मैंने ये फाइल कहाँ सेव की है मुझे वो देखनी पड़ेगी। ये मैंने फाइल सेव की है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे को जाने के लिए मुझे यहाँ CMD में कमांड लिखना पड़ेगा। पहले dir करके लिस्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए। देखो ये डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा CD to डॉक्यूमेंट्स। यहाँ अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब मेरे को यहाँ फाइल देखनी है जावा, तो मैं लिखूँगा dir*.java। तो यहाँ जावा की मेरी देखो callcost.java और demo.java लिखी हुई, ये दो फाइलें हैं, ठीक है। अब जैसे टेक्स्ट बुक में बताया है कि आपको क्या करना है, यहाँ जावा सी करके लिखना है। ऑब्वियसली वही चीज़ यहाँ करेंगे, तो यहाँ लिखूँगा जावा सी callcost.java। अगर सब कुछ ओके है तो कोई एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब कुछ चल जाएगा, यानी डॉट क्लास फाइल बन गई। अब आपको यहाँ लिखना है जावा callcost और एंटर मारना है, तो वही आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो जो अभी मैंने आपको यहाँ स्काइट में दिखाया। तो यहाँ पे जो मैंने किया, ये रादर हमको टेक्स्ट बुक में दिया है कि हमको CMD में जाके ये सारा प्रोसेस करना है, लेकिन यहाँ पे हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये प्रोसेस सिर्फ हमें बटन द्वारा करना है। जब मैं कंपाइल करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जावा सी callcost.java, जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, जावा सी callcost.java मैंने यहाँ लिखा, वही चीज़। उसके बाद जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, राइट, गो कर रहा हूँ, तो वो यही चीज़ लिखा है java*-cp callcost। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जावा, राइट, यहाँ पे callcost फाइल को रन करो, ये डॉट क्लास को रन करता है और वही आउटपुट आया और वही। तो रादर हमको इधर जाके एक एक कमांड लिखें, इतना सारे कमांड दूसरा सॉफ्टवेयर समझें, वैसा नहीं करेंगे। हम स्काइट डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर कोड लिखेंगे और इस हिसाब से हम चीज़ों को समझते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कोड के बारे में, तो मैंने सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दिया, आपको समझाया। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ से लूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है जावा के लिए, क्या क्या डेटा टाइप क्या होता है, क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स जो मैंने अभी आपको समझा है, राइट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी। और भी बिल्कुल ना घबराएं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, ये अभी शुरुआत है बच्चों, राइट। आगे मैं आपको बिल्कुल तसल्ली देता हूँ, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना धीरे धीरे समझते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी। डू योर प्रैक्टिस, डू द बेस्ट। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगले सेम चैप्टर में।